आपका नाम रवि सिहाग है जी। रवि, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमें, ताकि हम सब आपके बारे में इतना जान लें कि आपसे बात कर सकें। और हम चाह रहे हैं कि आपसे उन मुद्दों पर ज़्यादा बात करें जिन पर आप इंटरेस्टेड है बात करने में। तो आप ये भी बताएं कि किन विषयों में आपकी रुचि ज़्यादा है बात करने में। सर, मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव तीनडियम, जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर से किया है। उसके बाद में सर मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और 1 साल IRTS के तौर पर काम किया। उसके बाद में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के में अभी मैं कार्यरत हूँ। और सर मेरी हॉबीज़ हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, वर्कआउट करना और स्मॉल स्केल फार्मिंग एक्सपेरिमेंट, एग्रीकल्चर के विषय पर मैं ज़्यादा रुचि रखता हूँ। ये बताइए कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 के बेस पे एक डॉक्ट्रिन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, उस डॉक्ट्रिन में ऐसा क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई मुस्लिम महिला अगर हिजाब पहने तो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है कि वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन नहीं है। सिख समाज की जो पगड़ी है वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है। ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पर अलग अलग धर्मों के लिए ये फैसले हम करते हैं? वो पैरामीटर्स, मतलब मेरी व्यक्तिगत राय है कि पैरामीटर्स बहुत ठोस हैं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि वो क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे फैसले होते हैं। सर 1955 के आसपास एक विवाद में न्यायालय ने कहा था कि वो जो आवश्यक धार्मिक प्रथाएं उनको निर्धारित करेगा। तो सर जो मुख्य धर्म में कोर बातें लिखी गई है उनके बेस पर शायद आवश्यक जो धार्मिक प्रथाएं उनको निर्धारित किया जाता होगा। जो सिख धर्म है उसमें 5 जो ककार हैं, उनके धर्म पर जो पगड़ी है वो केशों को बांधने के लिए आवश्यक समझी जाती है, इस वजह से वहाँ पर अलाउ किया गया। लेकिन जब कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि कुरान में इस प्रकार की कोई भी व्याख्या नहीं मिलती कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा के अंतर्गत आता है, इसलिए उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इसको बंद करवा दिया। सर बहुत बढ़िया, बंद करवा दिए कोर्ट ने, या कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि बंद किया जा सकता है? सर सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता शब्दों को लेकर। कोई बात नहीं, ठीक है, अब पूछिए। रवि जी सर। आप अर्थशास्त्र के छात्र रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है, अगर एक फिल्म निर्माता अपनी मूवी को यूट्यूब पे अपलोड कर दे तो उसके अलावा किन किन क्षेत्रों को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा? सर कई प्रकार के क्षेत्र हैं जो मैं सोच पा रहा हूँ। पहला कि सर जो सिनेमा की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा। दूसरा सर जो मॉल में काम करते हैं, सिनेमा के आसपास जो लोग काम करते हैं उनको नुकसान होगा। तीसरा सर जो सिनेमा ले जाने के लिए जो ऑटो रिक्शास हैं, जो किसी भी प्रकार के यातायात के साधन हैं, उनको नुकसान हो सकता है। उसके अलावा सर अभी मैं, देखिए, जिस प्रकार से कोविड के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि सिनेमा घरों का विस्तार करने से बीमारी और बढ़ेगी? और अगर किसी मैसेज को हमें बहुत लोगों तक पहुंचाना है तो यूट्यूब पे डालकर वो ऐसा काम भी कर सकता है। माफ़ कीजिए सर, मैं प्रश्न को थोड़ा सा चलिए छोड़िए इसको, कोई इशू नहीं है। देखिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि संयुक्त राष्ट्र संगठन बहुत सफल नहीं रहा। उसके गठन के बाद से आतंकवाद की घटनाएं कुछ खास कम नहीं हुई हैं। देशों में तनाव है, शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों पर अत्याचार करता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसको भंग कर दें, एक नए सिरे से किसी नए संगठन की कल्पना की जाए? सर मुझे लगता है कि इसको भंग करने के बजाय इसमें सुधार किए जाने चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों में 1945 लेकर हमने जितना निवेश किया है, जितने इसकी संस्थानों में निवेश किया है, इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उसको स्ट्रेंथन करना ज़्यादा प्रभावी होगा बजाय कि एक नई संस्था बनाने के। क्योंकि सर इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि जो नई संस्था बनाएंगे वो नए विश्व में जितने भी इस प्रकार की घटनाएं होती है उसको रोक पाने में सक्षम होगी या नहीं। तो अगर संयुक्त राष्ट्र में सुधार किए जाए तो वो ज़्यादा प्रभावी मैं मानता हूं। तो मान लेते हैं आपको एक मौका दिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपको स्थायी मेंबर्स चुनने हैं, तो कौन से 5 देश होंगे जिसको आप चुनना चाहेंगे? सर क्या P5 के अलावा बताना? बिल्कुल फ्रेश हमें चुनना है, कोई 5 देशों का एक समूह जो स्थायी सदस्य होंगे UNSC के। तो आपके हिसाब से किन देशों को उसमें से निकाला जाए, किन देशों को उसमें शामिल किया जाए, जरा बताएं। सर मैं मानता हूं कि एक महाद्वीपीय प्रतिनिधित्व को मैं एक क्राइटेरिया मानूंगा, जिसमें अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से मैं लेना चाहूँगा, और एशिया में सर मैं 2 या 3 देशों को लेना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा महाद्वीप है, जिसमें रूस, चीन, भारत या जापान, इन चारों में से 2 या 3 को मैं लेना चाहूँगा। उसके अलावा सर अफ्रीका से 2 या 3 देशों का प्रतिनिधित्व मैं चाहता हूँ, और यूरोप से 1 या 2 देशों का प्रतिनिधित्व, जिसमें हमारे पास 5 देशों का ही एक व्यवस्था है। तो 5 देशों का नाम बताइए मुझे आप। सर अमेरिका, ठीक है, भारत, ठीक है, चीन, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। अच्छा, जर्मनी। जी सर। फ्रांस क्यों नहीं?
सर जर्मनी की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे अधिक है, और दूसरी बात है कि सर वहाँ पर न्यूक्लियर जो वेपन है वो भी जर्मनी के पास नहीं है सर। तो एक प्रकार से अगर हम डी न्यूक्लियराइजेशन के मुद्दे पर बातचीत करेंगे तो जर्मनी एक बेहतर विकल्प साबित होगा दूसरे देशों की बजाय। अच्छा, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। रवि, जी मैडम। आपके गांव का नाम बड़ा यूनिक है, जी मैडम। क्या मतलब है इसका? मैडम मेरे गांव है जो पहले एक मरुस्थल का क्षेत्र था, इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में ये क्षेत्र पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। तो एक प्रकार से नहर के योगदान को देखते हुए नहर से जो छोटी वितरिकाएं निकलती है जिनको माइनर कहते हैं, उनसे जो पानी की निकासी के द्वार होते हैं उनके द्वारों के नाम पर गांव का नाम रखा गया है। तो डीएम का मतलब है कि डबजाल एडजॉइनिंग माइनर, जो इंदिरा गांधी की एक छोटी माइनर है जो डबजाल गांव से होकर प्रवाहित होती है, उसके नाम पर सर इसका नाम रखा गया। बहुत बढ़िया। ये बताएं कि क्या इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद से जो वहाँ का एग्रीकल्चर है उस पर कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा है? जी मैडम, कुछ कुप्रभाव मैं देख सकता हूँ, जैसे कि जो सोयल सैलिनिटी की समस्या है वो वहाँ पर आई है, जिसको स्थानीय भाषा में सेम कहा जाता है। दूसरा कि फसल प्रतिरूप में विकृति उत्पन्न हुई है, जो गेहूं और चावल की फसलें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन और भूमि की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तीसरा, वहाँ पर जो कीटों और नए रोग, मलेरिया जैसे रोग हैं, उनकी संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप तो बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स के बारे में जानते होंगे, ऐसे कौन से 5 वेपन सिस्टम्स हैं इंडियन डिफेंस के पास जिन्हें हम अपनी सुरक्षा का स्तंभ मान सकते हैं? मैडम आर्मी के स्तर पर बोलूँ तो T-90 टैंक और अर्जुन टैंक है, वो मेन स्तंभ है। उसके अलावा जो हमारी IMDB कार्यक्रम के तहत जो मिसाइल्स हैं वो दूसरा रक्षा का स्तंभ है। तीसरा जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है वो हमारी रक्षा का स्तंभ है। चौथा, एयरफोर्स स्तर पर राफेल विमान है, वो हमारी रक्षा का स्तंभ है। और पांचवा जो हमारा रडार सिस्टम है जो कि दुश्मनों और अवॉक सिस्टम है, वो हमारी रक्षा का स्तंभ। बिल्कुल सही। अगर आपका चयन हो जाता है, आपको एक जिले का, अपने ही जिले का कहिए, डीएम बना दिया जाता है, तो आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या एकदम कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाएंगे? मैडम मैं सबसे पहले मेरे ऑफिस से स्टार्ट करूंगा। मेरे ऑफिस के अंदर जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं मैं उनको प्रोत्साहित करूंगा और एक समिति बनाऊंगा जिसमें महिला सदस्यों को रखकर इस कार्य के लिए एक योजना तैयार करूंगा। उसके बाद में मैडम मैं जितने भी SDM और BDO हैं उनके स्तर पर एक मीटिंग लूँगा और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताऊँगा। सबसे महत्वपूर्ण काम मैडम मैं जो करूँगा वो ग्राम सभा के स्तर पर करूँगा। ये देखा जाता है कि ग्राम सभा की मीटिंग्स गाँवों के स्तर पर बहुत कम मात्रा में होती है। मैं खुद वहाँ पर कुछ गाँवों का दौरा करूँगा और कुछ गाँवों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ पर वैल्यूएबल इनपुट लूँगा और वहाँ पर जो सरकार की योजनाएं हैं और जो कार्यक्रम है उनको इम्प्लीमेंट करूँगा। दूसरा, महिला साक्षरता के स्तर पर मैं जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके अच्छे से इम्प्लीमेंट के लिए एक प्रगति रिपोर्ट भी मंगवाऊंगा। तीसरा, जो विमेन का हेल्थ है उसमें जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता है, ANM कार्यकर्ता है, उनको एक प्रकार से प्राइज की व्यवस्था करके उनको अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करूंगा, जिससे ये काम अच्छे से कर पाऊंगा। अच्छा, अंतिम सवाल, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? मैडम ईटानगर है। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। रवि कुमार जी, आप राजस्थान से आते हैं जी। मुझे बताइए, राजस्थान को रंगीला राजस्थान क्यों कहते हैं? मैडम राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने यहाँ पर भूरे रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो राजस्थान वासियों ने इस चुनौती का सामना रंग बिरंगे चित्रों के द्वारा किया है। वहाँ की लोक कला, लोक संस्कृति, लोक चित्र, इस सभी में चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक मिलता है, तो इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहते हैं। अच्छा, जेंडर कलर पेयरिंग के बारे में सुना है आपने? माफ कीजिए मैडम, अच्छा, से मैं परिचित नहीं हूँ। आपने पिंक फॉर गर्ल्स और ब्लू फॉर बॉयज इसके बारे में सुना है? जी। क्यों है ऐसा? गुलाबी रंग महिलाओं के लिए और नीला रंग पुरुषों के लिए, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मैम एक कारण मैं ये सोच पा रहा हूँ कि गुलाबी रंग है वो हल्का रंग है, लाइट रंग है और शांति का प्रतीक इसको माना जाता है, और नीला रंग है वो चटकीला रंग है, थोड़ा भड़काऊ रंग है, और पुरुषों को जनरली थोड़ा अधिक साहसी, क्रोधी आदि उपाधियों से सुसज्जित किया जाता है। तो एक ये कारण मैडम मैं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, तो अगर आपको एक कलर चुनने को कहा जाए जिसमें दोनों के गुण आ जाएं, तो आप कौन से रंग को चुनेंगे जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के गुणों को समाहित करे अपने अंदर? कोई एक कलर? सफ़ेद रंग मैं चुनूंगा, मेरा पसंदीदा रंग भी है। अच्छा, तो ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति 2 पैरों से भागता है, यानी कि मनुष्य, और जानवर जो 4 पैरों से भागता है, दोनों में से ज़्यादा तेज कौन भागेगा? मैडम ये बॉडी साइज पे और आकारिकी पे ज़्यादा निर्भर करेगा। हाँ, कि कुछ जानवरों में 4 पैर होते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे तेज भाग सकते हैं, और कुछ जानवरों में 4 पैर होते हैं जैसे कि घोड़ा, वो हमसे तेज भाग सकता है। तो शायद शरीर की जो
आकार है, आकारी की है, उस पर अधिक निर्भर करता उस पर अधिक निर्भर करेगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, हम जी। सब जानते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी मैडम, मैं भूल रहा हूँ इसके। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आप बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं, आपने बताया ना अभी, स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स, बर्पीज, जी मैडम। इन सब में कौन से बॉडी पार्ट का रोल सबसे ज़्यादा होता है? दिल का, फेफड़े का या पैरों का? मैडम वैसे तो पूरा शरीर ही इसमें लगता है, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा रोल पैरों और हाथों का ज़्यादा होता है। पैरों और हाथों का होता जी है, मैम। दिल और फेफड़े का योगदान नहीं होता? क्योंकि कोविड जब आया था तो उस समय जब वर्कआउट करते थे मास्क लगा के, तो पैर और हाथ कितने भी मजबूत हों, आप इजीली कर लेते थे वर्कआउट। मैडम शायद ये दोनों बाहर रूप से दिखाई देते हैं, तो शायद मैंने सोचा होगा, लेकिन हृदय के योगदान को भी नकार नहीं सकते। शायद सबसे इम्पोर्टेंट योगदान मैं मान सकता हूँ कि उसका होगा। जो आज के बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है वो है पॉज कम करने का। दूसरा, शुरू के कुछ प्रश्नों के उत्तर में हिंदी के बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे थे, तो यहाँ तो हम सब समझ रहे हैं। इन यूपीएससी में चांसेस हैं कि 2-3 मेंबर्स ना समझ पाए। जैसे अविवेकपूर्ण एक शब्द आया था, जी सर। और वो 2-3 शब्दों के साथ जुड़ के आया था, वो शब्द भी अपने आप में मुश्किल थे। जी सर। तो बेहतर है कि जहाँ लगे कि बहुत कठिन शब्द है, या तो अंग्रेजी में साथ में उसका अनुवाद कर दीजिए, या सामान्य अंग्रेजी का शब्द बोल देंगे तो बेहतर रहेगा। जी सर। ये शुरू के 3-4 मिनट में ज़्यादा है, जब देखेंगे तो समझ में आएगा। हलाला आपने गलत बताया, हवाला और हलाला की तुलना में। हलाला तो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति तलाक दे दे पत्नी को, उसके बाद फिर उसी महिला से शादी करना चाहे, तो एक नियम है कि उस महिला को पहले किसी और व्यक्ति से शादी करनी होगी और विवाह को मुकम्मल करना होगा फिजिकल रिलेशंस के रूप में। उसके बाद वहाँ से तलाक मिलेगा, फिर वो व्यक्ति अपनी पत्नी से पुनः शादी कर पाएगा। इसको बोलते हैं हलाला। जी सर। तो 3 तलाक वाला मामला नहीं है, वो अलग चीज़ है 3 तलाक वाली। ठीक है। और अपने गांव का जिक्र बहुत अच्छा हुआ, डिफेंस बजट वगैरह आपने बड़ा अच्छा बताया, विमेन एम्पावरमेंट बहुत ही अच्छा बताया, रंगीला राजस्थान, बड़ा मतलब आंसर ऑफ द डे तो वही था कि प्रकृति ने केवल भूरा रंग दिया है, बाकी हमने भर रही है। इतना बढ़िया आंसर दिया, मजा आ गया सर। ये आज ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस आंसर को। अरे वाह। जी सर। मतलब प्रश्न भिड़ गया आपका। जी सर। पेपर लीक हो गया है ना। आपकी जो फिजिकल ट्रेनिंग वाला है वो भी अच्छा है, जहाँ उसमें आप फंसे थे हार्ट और लंग्स वाले मामले में, बहुत जल्दी आपने मैनेज कर लिया माफ़ी मांग के। जी सर। वो ठीक किया। उसमें तो हार्ट और लंग्स की भूमिका ज़्यादा होती ही इन सब चीज़ों में, तो थोड़ा सा अपेक्षा थी। यूपीएससी में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए हिंदी मीडियम को लेके, वो भी ठीक है। मैं बैलेंस देखना चाहता, बैलेंस आपका बड़ा अच्छा था। टैगोर वाले में भी आपने ठीक से मैनेज किया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कोई चूका है आपसे, जो कि बहुत जेन्युइन है, इतना चूक ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर देखना ही है तो करंट अफेयर्स से एक बार देख लीजिए। सर मैं सोच रहा हूँ कि इस बार वाइल्ड गैस के बजाय एक सॉरी बोल दो, थोड़ा सा मेरे को भी पॉज मिल जाएगा। दिक्कत नहीं है, एकदम सॉरी बोलो जहाँ दिक्कत है। जी सर। एकदम सॉरी बोलिए। कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है, बचाओ। नहीं देखी अभी तक। तो देख लो यार। जी सर। मैं चाह रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू में डिबेटेबल इश्यूज ज़्यादा रहें। जी सर। क्योंकि आप डिबेट्स को अच्छे से हैंडल करते हैं, तो जितने डिबेटेबल इश्यूज होंगे उतनी संभावना आपकी बढ़ेगी, आगे बढ़ देगी। और सर मैं तो ये सोच रहा था कि इसको देखूं और क्वेश्चन को फेस करूं, जरूर देखो और फेस करो। जी सर। क्योंकि मैं जितने लोगों से पूछ रहा हूँ सब कर देखी नहीं हमने, तो मैं प्रश्न लेके बैठा हूँ सुबह से, कोई मिल ही नहीं रहा मुझे। चलिए, मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। इस बार 2 साल के लिए मसूरी की तैयारी करो और बढ़ो आगे। जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कुछ पूछना है आपको? सर अभी तो कुछ नहीं पूछा, मेन वही क्वेश्चन था सर, IRTS वाला, वो थोड़ा मैं सोच लेता हूं। एक बार सोच बैठते हैं अलग से। जी किस दिन बैठ जाते हैं। ठीक है, जाइए, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट।